हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और चीज़ों को सीख रहे होंगे। अभी हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। हमने PYQs भी बना लिए, हमने क्वेश्चंस भी बना लिए, हमने होमवर्क भी बना लिया, हमने सारा कुछ बना लिया है। हमने देखा कि इस चैप्टर में 6 नंबर के क्वेश्चन किस किस फॉर्म में आ सकते हैं, जिसमें आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा, आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा, आपने प्राइम नंबर को इरेशनल, अगर वो रूट के अंदर है तो उसको इरेशनल प्रूफ करने के बारे में पढ़ा। फिर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालने को पढ़ा और फिर रिलेशन पढ़ा एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। फिर आपने वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़े, बहुत सारी चीजें पढ़ा आपने। फिर उनसे रिलेटेड जितने भी जिस तरीके के PYQ एग्जाम में आते हैं वो सारे पढ़े। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन। जो असर्शन और रीजन का जो क्वेश्चन आता है वो वाला क्वेश्चन। आपको पता है कि ये 19 नंबर और 20 नंबर में 2 क्वेश्चन आते हैं और कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही एग्जाम में आएंगे। मैं साफ क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन है, पूरे बुक से कहीं से भी आ सकता है। लेकिन हम लोग उसका जब हम लोग को ये बात पता है कि 19 नंबर और 20 नंबर में ये 2 क्वेश्चन आते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है और आप लोगों का भी ये बनता है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को शुरू से ही सॉल्व करना सीखें। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को शुरू से ही सॉल्व करना सीखेंगे तो एग्जाम के समय आप उन चीजों पे दिक्कत आपकी नहीं होगी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज उस तरह के क्वेश्चन और उसके बाद एक क्लास और लिया जाएगा जिसमें केस बेस्ड स्टडी, जिसे आपको पता है कि 3 क्वेश्चन आते हैं केस बेस्ड स्टडी पे। 3 क्वेश्चन आते हैं केस बेस्ड स्टडी पे आपके 4-4 मार्क्स के। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे, फिर उसका सर्टेन रीजन क्वेश्चन बनाएंगे और फिर उसका केस बेस्ड भी बनाएंगे, ताकि हम लोग शुरू से ही उन चीजों पर डेवलप रहे और शुरू से उन चीजों को देखते रहे कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ताकि बनाने में किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। चलो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, लेकिन आगे सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर कोई पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों क्लास 10 को पढ़ाया जा रहा है। कुछ दिनों के बाद यहाँ पे क्लास 9 का भी क्लास स्टार्ट होगा। फिलहाल हम लोग मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जैसे फिजिक्स और मैथ अभी चल रहा है, जैसे एक एक चैप्टर फिजिक्स और मैथ में कंप्लीट होता है वैसे केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आगे का क्वेश्चन आपको इधर या ऊपर कहीं पे भी एक इंस्ट्रक्शन दिखेगा और एक क्वेश्चन दिखेगा, तो इंस्ट्रक्शन वो फिक्स रहेगा, बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे वो आते चलेंगे। हम लोग 15-20 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि √2 इज इरेशनल नंबर। ए में है, हम ए और आर इंडिकेट करेंगे। ए का मतलब असर्शन और आर का मतलब रीजन, ठीक है ना, असर्शन और रीजन। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन को आप भी देखिए कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रूट जो 10 है वो क्या है, तो √10 एक इरेशनल नंबर है, वो तो आपको ही पता है कि इरेशनल नंबर है। दूसरा क्या कहता है कि इफ m इज अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन √m इज इरेशनल। कह रहा है कि अगर m कोई नेचुरल नंबर है, उसका रीजन क्या कहता है, ये है a और r। रीजन क्या कहता है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं, सॉरी, कोई अगर n, कोई एक नंबर है, कोई n नेचुरल नंबर है, कोई एक नेचुरल नंबर है और वो रूट के अंदर है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो एक इरेशनल नंबर है। एकदम बात सही है, यानी हमारा ए भी सही है, क्योंकि अगर रूट के अंदर कोई नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर रूट के अंदर अगर है वो नेचुरल नंबर है और अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब वो इरेशनल नंबर है। हमने ये पढ़ रखा है। हमने क्या क्या पढ़ा है कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है और अगर रूट में, तो इरेशनल है। अगर कोई नंबर है और रूट के अंदर है और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो भी एक इरेशनल नंबर है। अगर कोई नंबर है और वो क्यूब में है, परफेक्ट क्यूब में भी नहीं है, तो वैसे नंबर को भी हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। यानी सर इस क्वेश्चन में ए भी सही है और आर भी सही है। तो जब ए भी सही है, आर भी सही है, तो कौन सा आंसर होगा, बोलेंगे सर फर्स्ट वाला, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हम लोग ए भी एक बार याद कर रहे थे कि ए में क्या कहता है कि ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
ठीक है, बी में उल्टा रहेगा, मतलब बी में दोनों सही होगा लेकिन आर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। अब ऐसे ऐसे कुछ बढ़ता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अब देखो क्वेश्चन लिखा भी हुआ होगा, पढ़ते जाइए। मैं ये जो क्वेश्चन है आप चाहे तो बुक खोल के रख सकते हैं, पेज नंबर 965 है आर एस अग्रवाल का। हमें उसे सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन मैं सैंपल पेपर के भी लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है मेरे पास कि 9 सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि 19 बाई 500 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? दूसरा, द रैशनल नंबर p बाई क्यू, अगर कोई रैशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में, b बोल रहा है p बाई क्यू के फॉर्म में, ये है तुम्हारा a और ये है तुम्हारा r। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और समझते जाइए। कह रहा है क्या कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, a बोल रहा है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है और r कह रहा है द रैशनल नंबर p बाई क्यू इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ 2 टू द पावर m 2 to the power m into 5 to the power n, 5 to the power n for some whole number m and n। होल नंबर का मतलब जीरो भी हो सकता है, याद है ना आप लोगों को? तो हमने पढ़ा था बेटा, याद करो क्या पढ़ा है कि सर कोई भी नंबर, अगर कोई भी रैशनल नंबर अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो क्या होता है कि जो डेनोमिनेटर में नंबर है वो उसमें 3 रूल अप्लाई होता है। क्या कि इसमें बोल चुका है कि m और n क्या है, m और n बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब जीरो भी हो सकता है सर। ठीक है, कैसे? देखिए हमने पढ़ा है टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए कि अगर डेनोमिनेटर 2 के फॉर्म में हो या फिर 5 के फॉर्म में हो या फिर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में हो, इनमें से किसी भी फॉर्म में रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आर में तो ये क्या है, अब इसको जब तुम करोगे तो ये क्या आएगा सर, इसको जब तुम फैक्टर निकालोगे तो फैक्टर निकालने पर ये क्या आएगा, तो बोलेंगे सर ये 5 इंटू 100 आएगा। ठीक, और ये कितना आएगा सर, तो जब तुम 100 को निकालोगे बाबू तो ये तुम 2 से निकाला 50, फिर ये तुम 2 से निकाला 25 और फिर ये 5 ये निकल रहा है ना, तो सर ये निकल जाएगा 4 पचे 20 पचे 100, यही ना है। तो बोलेंगे सर ये 4 इंटू 25। तो आप ये देख रहे हैं सर कि ये 5 का 5 भी है और 4 भी है, यानी 5 है 4 है, 4 कहने का मतलब वो 2 है, 2 है ना, 2 इंटू 2 4 हो गया। इसका मतलब ये जो है 500 वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में है। अगर ये 2 के पावर 5 और 5 के पावर n के फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सिंपल। यानी a भी सही है कि हाँ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और r भी सही है, तो हमारा जो आंसर हो गया, आंसर वो क्या हुआ कि a is true, r is true and r is the correct explanation of a, यानी कि हमारा जो आंसर हो गया वो a हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्लियर, समझ में आई बात? आना भी चाहिए, समझ में आना भी चाहिए। आज समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत भी होगा, इसलिए चीजों को समझना पड़ेगा, अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि हमको किस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आए, लेकिन हाँ 19 नंबर और 20 नंबर पे क्वेश्चन आते हैं, पूरे चैप्टर से आते हैं। हो सकता है किस्मत की यहीं से आ जाए, कहीं से भी आ सकता है। हम लोग बस क्या कर रहे हैं कि हम लोग उस तरीके के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। थर्ड नंबर आपके सामने लिखा हुआ होगा, थर्ड नंबर, आप उसको पढ़ो और उसको सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताते जाओ कि सर कितना आया है।
आपको सॉल्व करके वीडियो पॉज करके कमेंट में आंसर भी बताना है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा। केवल मैं ही सारा काम करूं ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको भी करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू दैट, क्योंकि आपको एग्जाम लिखना है, मुझे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 31/90 क्वेश्चन है वर में। ए कह रहा है, ए है ये, ए मतलब असर्शन। क्या है? 31/900, 31/900 इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग। द रैशनल नंबर p by q is a repeating decimal if q has at least one factor other than 2 and 5। कह रहा है a बता दिया कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर रिपीटिंग डेसिमल। अब आपको यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल के बारे में याद होना चाहिए। अगर नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा। कि सर टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपने बताया था कि अगर कोई डिनोमिनेटर 2 to the power m या फिर 5 to the power n या फिर 2 to the power m into 5 to the power n हो, n के फॉर्म में हो, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। और इनको छोड़कर कुछ भी हुआ, जैसे 2 के साथ 3 भी आ गया, 5 के साथ 7 भी आ गया, तो वैसे सारे चीजों को, वैसे सारे नंबर्स को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं या फिर रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। अगर रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल कहते हैं बाबू, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, तो यहां से आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख के देखते हैं कि ये क्या है। तो बोलेंगे सर ये 900 को जब हम इसको प्राइम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टर, तो बोले सर ये 2 से गया, जब 2 से गया तो ये 450 हुआ सर, बहुत अच्छी बात है। फिर ये 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 दूना 4 और 1 2 बचे 10, ठीक है। 3 से करके देखिए, 3 से 21, 3 बचे 15, बहुत बढ़िया बात है। अब मुझे कुछ करना ही नहीं आगे, कैसे? क्योंकि एक ही आ गया 3। मैंने कहा है कि या तो केवल 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। इन दोनों को छोड़कर अगर कुछ भी आता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। वो कौन सा डेसिमल है? वो रिपीटिंग डेसिमल है, या उसी का एक और नाम है रिकरिंग डेसिमल, या फिर सिंपल में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बोलेंगे सर कि हाँ ये बात तो सही हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये ए तो मेरा सही है कि हाँ ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी ये रिपीटिंग डेसिमल तो है। अब आर क्या कहता है उसके बारे में सुनते हैं कि द रैशनल नंबर p by q इज रिपीटिंग डेसिमल इफ q हैज एट लीस्ट वन फैक्टर अदर देन 2। हाँ इसमें से 3 आ रहा है, यानी आर भी मेरा सही है, रीजन भी मेरा क्या है, सही है कि 2 या 5 को छोड़कर कोई भी एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाएगा तो वो रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा, रिकरिंग डेसिमल कहलाएगा। यानी इसका जो आंसर हो गया ए। ए क्या है कि ए भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। बहुत बढ़िया। आपको क्वेश्चन का समझ में आ रहा है, क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आ सकता है या आएगा, और इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए 4th नंबर आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। 4th नंबर आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। आपके सामने लिखा हुआ है, आप कोशिश करो कि कैसे सॉल्व होगा। आपको कमेंट में आंसर भी बताना है कि कौन सा होगा। कमेंट में आंसर बताते जाइए कि क्या है सर, आपको आंसर बताना है। तो 4 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आपने पढ़ा, उसको आई होप कि आपने ट्राई भी किया होगा। जब भी ट्राई करने के बारी आएगी ना तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको देखिए, ठीक है। अगर वो सॉल्व हो जा रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो हम तो कर ही दे रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। इसमें पूछने वाली बात है सर, बढ़िए। क्या ये ना कहोगे कि इसमें पूछने वाली बात है सर, आगे बढ़िए। चलिए कह रहा है कि √7 इज एन इरेशनल नंबर। ए तुम्हारा दिया, ए क्या है कि √7 इज इरेशनल नंबर। भाई होता तो है, ए तो सही है। और आर कह रहा है कि इफ p इज प्राइम नंबर,
मतलब अगर ये प्राइम नंबर है, अगर p क्या है, प्राइम है, अगर ये प्राइम नंबर है, अगर ये प्राइम नंबर है तो रूट p इरेशनल। तो बोल रहा है कि यार कि अगर ये प्राइम नंबर है तो p क्या होगा, इरेशनल होगा। ये हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है तो जैसे ही वो रूट में जाएगा वो इरेशनल होगा। मतलब a भी सही है और r भी सही है, a भी सही है और r भी सही है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर इसका भी आंसर ये होगा, क्या होगा कि a इज ट्रू, r इज ट्रू एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। ठीक है, क्लियर। नाउ लेट्स सॉल्व अगेन द फिफ्थ क्वेश्चन। आपके सामने होगा, आप उसको बनाइए और कमेंट में उसका आंसर बताते जाइए फटाफट। हम लोग टाइम नहीं लेंगे ज्यादा सॉल्व करने में, जितना जल्दी सॉल्व हो जाए। आपके जानकारी के लिए बता दूं केवल, बस ऐसे ही आपको सोच रहे होंगे कि क्या टाइम 12 बज रहा है रात। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो 12 बज रहा है, दिख रहा है 12, ठीक 12। तो रात के 12 बजे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ताकि आपके पढ़ाई में किसी तरीके से कोई दिक्कत ना आए। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, आपका नहीं पता। आप पढ़ो, आप जो पैसे कोचिंग सेंटर्स को दे रहे हो, आपको 1 घंटा आधा घंटा यहाँ देना है और आपको पढ़ाई करना है। आपका पढ़ाई अच्छा होगा, मैं यहाँ पे हर एक चीज़ को डील कर रहा हूँ, आपको होमवर्क्स भी दे रहा हूँ, आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहा हूँ, आपके डाउट्स भी सॉल्व कर रहा हूँ। इसलिए यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी, ठीक है, और ज़्यादा यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। आपको कोई भी पेड कोर्स भी लेने की जरूरत नहीं है अगर आप ब्लाइंडली मेरे पे ट्रस्ट करते हैं तो, हाँ, लेकिन नोट्स तो आपको बनाने होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आप बोर्ड पे तो लिखा ही हुआ था, आप उसको बना रहे होंगे, कमेंट में आंसर बताइए और हम लोग 5 नंबर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर ए लिखा हुआ है 22/7, ए है सर 22/7। कह रहा है कि यह है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और आर कहता है, आर कहता है, आर क्या है कि द रैशनल नंबर p by q is terminating decimal if q some whole number m। तो r से क्या मतलब है, द रैशनल नंबर p by q is a terminating decimal, ठीक, if, हाँ ठीक है। तो यहाँ तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में बात हो रहा है। तो भाई r तो r भी सही है, a भी सही है और r भी सही है, r भी सही है कि 22/7 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है। हाँ वो तो ठीक है। अरे भाई करके देखो ना, देखो यहाँ पे ऐसा तुम डिवाइड किया, ठीक, तो 7 7 कितना हो गया 21, 1 यही ना आया 1 और 0.7 एकम 7 3। अब ये है 0, 7 दूना 28, 10 में से 8 गया 4। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये, आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, एक समय के बाद फिर ये क्या होने लग जाएगा, मान लो कुछ नंबर जाएगा और एक समय के बाद रिपीट करने लगेगा। आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा n-1 वाला, ये 6 नंबर तक जाएगा और उसके बाद छठा नंबर के बाद से फिर से रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग डेसिमल है, ए सही है। आर भी कह रहा है कि अगर कोई नंबर p by q के फॉर्म में है और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है
तो 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर m के फॉर्म में होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो जब नहीं है तो r भी सही है, लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। तो अब ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन क्या होगा पढ़ो। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है कि बोथ ए आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो नहीं होगा। बी देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट, हाँ ठीक है, बी नंबर इसका आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, बी हो गया। इसका आंसर बी हो गया कि बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं है, मतलब दोनों का कोई लिंक नहीं है। टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में बात कर रहा है और एक टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में बात कर रहा था, दोनों में तो कोई लिंक ही नहीं, किसी तरीके का कोई लिंक दोनों में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना नंबर हम लोग, ये 5वां नंबर था ना, ये 5 नंबर क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़िए, अब 6 नंबर क्वेश्चन में चलिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट में बताइए। चलो तो क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्या कहता है, ए आपका बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है, मतलब ए सॉरी असर्शन क्या कह रहा है कि 1/√3 इज इरेशनल। भाई यही गलत हो गया, 1/√3 इरेशनल कैसे हो सकता है, सॉरी रैशनल कैसे हो सकता है। रैशनल का क्या होता है कि ये p/q के फॉर्म में होगा। अगर कोई p/q के फॉर्म में होगा, अगर कोई p/q के फॉर्म में होगा तो आपने पढ़ा होगा कि p और q क्या होगा, p और q एक इंटीजर होगा, एक इंटीजर होगा जो कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये तो इंटीजर है नहीं, तो वो तो इरेशनल नंबर हो ही नहीं सकता है, यानी ए मेरा फॉल्स हो गया। ए मेरा क्या है, ये फॉल्स है, ए मेरा फॉल्स है, ठीक। उसके बाद आर क्या कहता है, इफ पी इज प्राइम, अगर कोई पी प्राइम है तो अगर रूट में है तो वो तो इरेशनल है ही, लेकिन अगर कोई पी प्राइम है तो 1/√p भी तो क्या होगा, 1/√p भी इरेशनल होगा। कैसे, अगर आपको करके देखना है तो चलिए हम दिखाते हैं, ठीक है। यानी मेरा आर सही है, लेकिन अगर आपको प्रूफ के लिए दिखाते हैं 1/√3, आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि अभी भी डिनोमिनेटर में रूट रहेगा तो उसको रेशनलाइज करना होता है, तो रेशनलाइज करिए। जैसे ही रेशनलाइज करेंगे तो ये √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, ये आंसर आ गया √3/3। तो अब देख पा रहे हैं कि ऊपर में आया है एक प्राइम नंबर है जो कि रूट के अंदर है, तो वो तो इरेशनल हो गया, और ये जो है नीचे वो है रैशनल नंबर। तो किसी भी इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, जब हम कभी भी इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा इरेशनल होता है। यानी ए तो मेरा सही है, सॉरी ए तो मेरा गलत है, लेकिन आर मेरा सही है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बोलेंगे सर ऐसा जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। तो जो इसका आंसर हो गया सर, वो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी को हमने सॉल्व किया। आगे बढ़ा जाए, भैया आप नहीं भी कहेंगे तब भी हमको तो आगे बढ़ना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। कह रहा है कि पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज रैशनल। ए में है, क्वेश्चन नंबर 7 में है। चलिए बना के आंसर को कमेंट कीजिए, तो वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। आपने, मैंने ऐसा मान लिया कि आपने वीडियो को पॉज किया और आंसर को कमेंट बॉक्स में आपने बताया है, जो कि आप नहीं बता रहे मुझे पता है, लेकिन आपने, मैं ऐसे मान लेता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, हम लोग सब जानते हैं, और 22/7 रैशनल नंबर है। हाँ सही बात है, एकदम सही बात है कि अगर पाई के फॉर्म में है तो वो एक इरेशनल नंबर है,
लेकिन अगर 22/7 लिखा हुआ है मतलब वो रैशनल नंबर है, यानी ए तो मेरा सही हो गया। और रीजन क्या है? पाई नॉट इक्वल टू 22/7। भाई रीजन आर भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर किसी तरीके से ए को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। बस केवल लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, पाई नॉट इक्वल टू 22/7। बात तो सही है, लेकिन किसी तरीके का कोई एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है क्या? तो ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर किसी तरीके को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हेंस ऑप्शन विल बी बी नंबर। बी ही है ना, तो ऑप्शन बी हो गया। क्या सही है ना? आगे बढ़े, आप बोले कितना बढ़ेंगे? चलो चलो रे बच्चा, चलो चलो चलो, ऐसे करता ना वो वीडियो वाला, चलो चलो। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना। कहीं तो होगा, मुझे नहीं पता, एडिट करने के समय क्वेश्चन लगाता हूँ ना, कभी इधर होगा कभी इधर होगा, जहां पे सुटेबल लगता है। चलो इस बार हाँ, अब जहां होगा वहां लग गया हुआ क्वेश्चन, या तो ऊपर लगा हुआ, इधर लगा हुआ, इधर लगा हुआ, जहां भी लगना होगा लग गया हुआ क्वेश्चन। चलिए भैया बनाइए। √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या √5 इरेशनल नंबर है? ए पूछ रहा है। √5 इरेशनल है तो सर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये तो बना के बैठे हुए कि हाँ इरेशनल तो है। भाई बनाया है क्वेश्चन, इरेशनल तो है ये हमको पता है सर, ठीक है। आर क्या कहता है? लेट पी बी अ प्राइम नंबर एंड ए बी ए पॉजिटिव नंबर। कह रहा है कि पी एक प्राइम नंबर है और ए एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो देन पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी डिवाइड्स ए, हम लोग वो जो फॉर्मूला पढ़े थे कौन वाला, आर कहता है कि अगर पी कोई प्राइम नंबर है तो पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो पी डिवाइड्स ए। हाँ सर ठीक है, लेकिन इसका इससे क्या मतलब? √5 इरेशनल नंबर तो है, ये हमको ही पता है, आर ये कह रहा है, रीजन ये कह रहा है, ये भी पता है, ये भी सही है, लेकिन किसी तरीके कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। जैसे सर पटना की राजधानी, सॉरी बिहार की राजधानी पटना है, झारखंड की राजधानी रांची है, हाँ है, तो दोनों का लिंक क्या है भाई? तो लिंक तो नहीं है सर। समझ में आया? यानी ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन ए और आर में कोई लिंक नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं ना? आगे बढ़ा जाए। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करिए। ये करो, ऑप्शन में सॉरी कमेंट में आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 बनाओ। वाओ क्या राइमिंग बनाओ। चलिए क्या है सर बताइए। बना लिया आपने, देखा आपने, पढ़ा आपने, सीखा आपने, तो आंसर भी आप ही ना बताएंगे। बताओ जल्दी बताओ क्या होगा, क्या होगा रे बाबू आंसर, बोलो क्या होगा, बोलो जी। चलो सर ए कह रहा है, ए 0.6 जो है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हाँ सर एकदम सही, ए ट्रू। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमने पढ़ा ही है
कि पूरा का पूरा कट जाएगा। अगर वो पूरा का पूरा कट जाएगा मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, आर कहता है कि द रेशनल नंबर p बाई क्यू इज टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ q बराबर 2 टू द पावर m 5 टू पावर n। हाँ सर, एकदम सही बात कि टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी होगा जब कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ हो और q किस फॉर्म में हो, q किस फॉर्म में हो, q हो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, जहां m और n बिलोंग्स टू होल नंबर। कोई भी जीरो हो सकता है। एम आई क्लियर? चले आगे। तो इसका ऑप्शन कौन होगा सर? ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है। आर जो है वो सही बता रहा है ए के बारे में, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? A is true, R is true, and R is the correct explanation of। बोलो 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 ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। कैमरा के सामने ना अकेले पढ़ाना, ऐसा एज्यूम करना कि हाँ बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत टफ काम है, बहुत टफ काम है। क्या जी सही बोल रहे हैं ना? कोई नहीं है, पढ़ा रहे हैं तो मतलब क्या लग रहा है बताओ? कोई नहीं है, बात करते हैं हम, ऐसा नहीं, ऐसा लगता है कि कोई है। सही बोल रहे हैं ना जी? चलिए आइए, अब ए नंबर है। ए क्या कहते हैं? The SCF of two number is 25 and the SCF of two number is 25 and the LCM is 60। दो नंबर है जिसका SCF दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है। The SCF of two given number always divide the LCM exactly। हाँ सही है, ठीक है। The SCF of two number is इतना and इतना। ए सही ही है, ए तो सही है और बी भी सही है। आपने पढ़ा था वो थ्योरम में कि जो दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम होता है, तो जो एचसीएफ होता है, ठीक है, वो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। यानी कहा जाए तो एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, हम लोग ये लिख सकते हैं। यानी सर सही है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन ए होगा। ए भी सही है सर, आर भी सही है सर, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नहीं, the SCF of two given number, the SCF of two number is 25 and the LCM is, एक सेकेंड, देखो यार, SCF दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है। The SCF of two given number always divide the LCM। हम बात तो R तो सही कह रहा है, लेकिन जब आप यहाँ देख रहे हैं तो 60 जो है वो 25 को डिवाइड तो नहीं, 25 जो है 60 को तो डिवाइड नहीं कर पा रहा है। ये SCF है और LCM है, मतलब ये गलत है ना फिर जी। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए तो फिर गलत ही हो गया ना, कि दो नंबर जिसका एचसीएफ और एलसीएम अगर दिया हुआ है किसी तरीके से और वो डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो फिर तो गलत है, यानी नंबर गलत है मेरा। तो इसका ऑप्शन नंबर यार ए नहीं होगा, क्योंकि ए तो सही ही नहीं है, असर्शन तो सही ही नहीं है। तो अब देखो क्या होगा इसका ऑप्शन। ये तो आर तो सही है, द एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर एलसीएम डिवाइड, हाँ ये तो सही है, यानी ए गलत है आर सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? देखो तो डी है शायद ना, क्या ए भी सही है? सॉरी ए गलत, हाँ ऑप्शन नंबर डी। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दिक्कत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11,
द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 7. द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 7. एचसीएफ दो नंबर का कितना है? एचसीएफ है 7 एंड देयर एलसीएम इज 70. एलसीएम 70. वन ऑफ द नंबर इज 14. एक नंबर ए है वो 14 है. द अदर नंबर, then the other number is 30. अब तुमको पूछ रहा है B30 है, तो हम लोग पास फॉर्मूला है, निकाल के देखते हैं, देख लेते हैं कि सर HCF इंटू एलसीएम जो होता है वो A इंटू बी होता है. करके देखिए 7 इंटू 70 इक्वल टू 14 इंटू 30. तो 7 490 और ये 14 42. तो ये तो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है. ये दोनों इक्वल तो नहीं आ रहा है. एक सेकेंड रुको, क्वेश्चन हम गलत लिख दिए हैं क्या? 7 14. एक मिनट यार, थोड़ा सा रुको. गलत है, सिंपल सिंपल सा गलत है. देखो कैसे कि जो ए है, अगर हम इसका आंसर निकाले तो कितना आएगा? 7 इंटू 70 अपॉन 40. 7 दूना 14 और ये 35. यानी जो बी जो आना चाहिए वो आना चाहिए 35, लेकिन यहाँ आया है 30, यानी गलत है. यानी ए तो तुम्हारा गलत हो गया. फिर जो नंबर जो डाटा दिया वो गलत है, लेकिन आर क्या कह रहा है कि अगर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए बी एंड एलसीएफ, हाँ ये ठीक है, आर सही है. तो ए रॉन्ग है, आर सही है. ये कौन सा ऑप्शन में है देखो तो? ऑप्शन बी किसी के डी देखना पड़ेगा. ऑप्शन देख लो, जो भी ऑप्शन में होगा. मेरे ख्याल से डी ऑप्शन होगा इसका, कि हाँ डी ही है सर. ठीक है, डी डी कि ए फॉल्स और आर ट्रू. ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 11. ठीक है, आगे बढ़े. चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? 12 नंबर क्या कह रहा है? चलो 12 नंबर क्या कहता है? द नंबर 5 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0. 0 से खत्म नहीं हो सकता है. when the 5 to the power n cannot end with digit 0 when n is natural number. ठीक है, नहीं 0 होगा. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 has only 2 प्राइम फैक्टर्स 1 and 5. तो a भी सही है, r भी सही है, a भी सही है और r भी सही है. ए भी सही है और आर भी सही है. क्वेश्चन में ना कुछ दिक्कत हो रहा है. मोबाइल में ना क्वेश्चन हमने गलत टाइप कर लिया है. इसमें टाइप इसलिए किया हुआ ताकि इसको एडिट किया जा सके, तो टाइप गलत हो गया है. चलो अब जो क्वेश्चन है बुकल हम देख लिए हैं. क्या है? कह रहा है कि 5 का पावर कभी भी 0 से खत्म नहीं होगा. ठीक है, ये तो बात सही है. ए हमारा सही है कि 5 का पावर में अगर कुछ भी नंबर रहेगा तो वो कभी भी तो 0 से खत्म नहीं होगा. ए सही है. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली
2 प्राइम फैक्टर्स। देखो 5 का 2 फैक्टर होता है, ये तो सही है 1 और 5, लेकिन 2 प्राइम फैक्टर 1 और 5, 5 तो प्राइम फैक्टर है लेकिन 1 तो प्राइम फैक्टर नहीं है। इसका मतलब आर गलत हो गया, आर गलत हो गया। और जब आर गलत हो चुका है, ए सही हो चुका है, तो ऑप्शन देखो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए सही है और आर गलत है। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए इसका आंसर। इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहां तक हमने जाना कि कैसे हम लोग ए और आर के रिलेशन को पढ़कर क्वेश्चन को सही करते हैं। फिर से बता दूं, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन मैथ में इस तरीके का आता है। और क्योंकि ये बहुत अच्छा पहल था, हो सकता है आने वाले समय में ये चीज़ और बढ़ जाए, क्योंकि साइंस में 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आपके केस बेस्ड स्टडी से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4-4 नंबर का 3 क्वेश्चन आता है। तो अब इस वीडियो के बाद, इसके बाद हम लोग केस बेस्ड स्टडी के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि उसको पढ़ के कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तब तक आप बस, फिर हम मतलब हमारा ये जो रियल नंबर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट फिर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और अगर इससे किसी भी तरीके कोई क्वेश्चन आता है तो यू आर कैपेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ आफ्टर लास्ट क्लास। एक क्लास और लेंगे, उसके बाद फिर ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चीज़ों को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मेरे साथ बनाते रहिए, होमवर्क्स बनाते रहिए। जैसे अभी जितना भी पढ़ाया उन चीज़ों को होमवर्क्स में बनाते रहो और सीखते रहो। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा के ऑल में जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ, मुझे अब आके वीडियोज देख लेना है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड नाइट। सुबह में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, और वटेवर जो भी विदाई देते वक्त कहा जाता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।